हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इजी आरपीएससी में। इस वीडियो में हम एलडीसी एग्ज़ाम 2011 और एलडीसी एग्ज़ाम 2013 में जो भी बायोलॉजी के क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चन को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। मैं एक बात और आपसे कहना चाहता हूँ कि हमने हमारे यूट्यूब चैनल पे आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड यानी कि आरएसएम एसएसबी आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड में कि जो अलग अलग एग्ज़ामों में आज तक जितने भी बायोलॉजी के क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चनों को हमने हमारे यूट्यूब चैनल में डिस्कस किया है। तो अगर आप किसी ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कि बायोलॉजी के क्वेश्चन आते हैं तो आप हमारे वीडियो को प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। इससे आपको उस एग्ज़ाम में बायोलॉजी की प्रिपरेशन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ओके, तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि वायरस जनित रोग है, तो वायरस जनित रोग कौन सा है? मीज़ल्स। जो ऑप्शन थे ना उन सब में से कौन सा था वायरस जनित रोग? मीज़ल्स यानी कि खसरा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टाइफाइड से सुरक्षा प्रदान करने के लिए जो टीका लगाया जाता है ना वो टीका कौन सा है? वो टीका है TAB का टीका। कौन सा टीका? TAB का टीका। ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेफिशिएंसी रोग है। डेफिशिएंसी मतलब जो कुपोषण होता है ना, कुपोषण से होने वाले रोग यानी कि डेफिशिएंसी रोग, इनमें से कौन कौन से? क्वाशियोरकर और मेरास्मस। क्वाशियोरकर रोग और मेरास्मस रोग किससे होता है? कुपोषण से होता है, डेफिशिएंसी से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक होने वाली टीबी, तो भारत में जो सर्वाधिक होने वाली टीबी कौन सी है? फेफड़ों की। किसकी है टीबी? फेफड़ों की टीबी भारत में सर्वाधिक होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कि वायु जनित रोग है, मतलब ऐसे कौन से रोग हैं जो कि हवा द्वारा फैल जाते हैं? किसी ने अगर छींका खांसा तो उसके कीटाणु हवा में आ जाते हैं। फिर कोई दूसरा आदमी सांस लेता है तो वो कीटाणु हवा के द्वारा उसके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। तो वायु जनित रोग कौन कौन से हैं? सार्स है, स्वाइन फ्लू, निमोनिया, ये सब कैसे रोग है? वायु जनित रोग है। तो वायु जनित रोग है सार्स, स्वाइन फ्लू, निमोनिया, ये सब कैसे है? वायु जनित रोग है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस रोग होता है। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस रोग ये कब होता है? जबकि पति तो RH पॉजिटिव हो और जो पत्नी हो ना वो क्या हो? RH नेगेटिव हो। और जो उनका जो पहला बेटा होता है ना वो क्या हो? बेटा या बेटी जो भी हो, पहला संतति होती है ना वो अगर RH पॉजिटिव हो। ठीक है। अगर पति RH पॉजिटिव, वो पत्नी RH नेगेटिव होती है तो इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस रोग होता है। बस ऑप्शन में यही दिया हुआ था कि पति RH पॉजिटिव हो और पत्नी RH नेगेटिव हो। इस रोग के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि अगर पति RH पॉजिटिव हो और पत्नी RH नेगेटिव हो और उनका पहला जो संतति है ना वो क्या हो? RH पॉजिटिव हो, तो क्या होता है? तो इस जो संतति है उसके ना रक्त से कुछ RH एंटीजन होते हैं माता के शरीर में चले जाते हैं और माता के शरीर में ये RH एंटीजन आने से माता के शरीर में इनके विरुद्ध क्या बन जाती है? एंटीबॉडी बन जाती है। पहला बच्चा तो नॉर्मल हो जाता है, लेकिन जब है ना दूसरा बच्चा होने वाला होता है तो दूसरा बच्चा भी RH पॉजिटिव हो तो उस समय माता के ब्लड में जो RH की एंटीबॉडी बन चुकी है, ये एंटीबॉडी उस बच्चे के शरीर में जाती है और उन RH एंटीजन को नष्ट कर देती है, जिससे सेकंड बच्चे में क्या कौन सा रोग होता है? इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस रोग होता है। कौन सा रोग होता है? इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस रोग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे रेयर ब्लड ग्रुप, तो सबसे रेयर यानी कि सबसे मुश्किल से मिलने वाला ब्लड ग्रुप कौन सा है? AB ब्लड ग्रुप। कौन सा ब्लड ग्रुप है? AB ब्लड ग्रुप है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल मूंगा प्राप्त होता है। लाल मूंगा क्या है? अपन है ना अंगूठियों वगैरह में पहनते हैं ना मूंगा, लाल रंग का मूंगा, तो वो क्या होता है? वो एक जंतु उत्पाद है, एनिमल उत्पाद है। और ये किससे प्राप्त होता है? सिलेंट्रेटा होते हैं ना, सिलेंट्रेटा, उनसे प्राप्त होता है। ठीक है, सिलेंट्रेटा एनिमल से प्राप्त होता है। सिलेंट्रेटा को और भी क्या कहा जाता है? कोरल। क्या कहा जाता है? कोरल कहा जाता है। तो लाल मूंगा प्राप्त होता है सिलेंट्रेट से, एक प्रकार का जंतु उत्पाद है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो हाथी का दांत जिसको टस्क कहते हैं, मतलब जो हाथी में जो बड़े बड़े दांत होते हैं ना दो, उसको क्या कहा जाता है? टस्क कहा जाता है। तो वो क्या होते हैं? तो वो रूपांतरित इंसिजर होते हैं। रूपांतरित क्या होते हैं?
इंसीजर यानी कि कृंतक, जैसे कि जो ऐसे मांसाहारी जंतु होते हैं जैसे कि शेर, बाघ, उनमें है ना जो ये 2 दांत एकदम बड़े बड़े होते हैं, नुकीले, तीखे, वो क्या कहलाते हैं? कृंतक। ठीक है, और हाथी में ये वाले दांत है ना रूपांतरित होकर बहुत लंबे हो जाते हैं। ठीक है, इनको क्या कहा जाता है? टस्क कहा जाता है। ओके, तो टस्क क्या है? रूपांतरित इंसीजर दांत है। क्या है? रूपांतरित इंसीजर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो क्विनेन प्राप्त होता है, क्विनेन किससे प्राप्त होता है? सिनकोना पादप होती है उसकी छाल से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? सिनकोना पादप की छाल से प्राप्त होता है क्विनेन। ठीक है, क्विनेन होता है, इसका उपयोग क्या है कि क्विनेन से क्या बनाई जाती है? मलेरिया की दवाइयाँ बनाई जाती है क्विनेन से, और क्विनेन प्राप्त होता है सिनकोना पादप की छाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि है ना ये मैच करना है, यहाँ पे मैंने मैच करके लिखा हुआ है। तो एपीकल्चर का मतलब क्या होता है? मधुमक्खी पालन। सेरीकल्चर का मतलब होता है रेशम कीट का पालन, रेशम को बनाने वाला जो कीट होता है ना उसका पालन। ठीक है, सिल्वीकल्चर का मतलब होता है जंगल विज्ञान या वन संवर्धन विज्ञान। मतलब ऐसे इस सिल्वीकल्चर में क्या करते हैं, जो जंगल होते हैं ना, जंगल में पेड़ पौधे लगाते हैं और उनके उचित संवर्धन का अध्ययन करते हैं। ठीक है, एक्वाकल्चर में क्या करते हैं? एक्वेटिक एनिमल और एक्वेटिक प्लांट्स का कल्टीवेशन किया जाता है। तो जलीय एनिमल, जलीय प्लांट होते हैं ना, उनका क्या किया जाता है? संवर्धन किया जाता है। और उनका संवर्धन क्यों किया जाता है? खाने वगैरह के लिए, उनसे जो उत्पाद प्राप्त होते हैं उनके लिए किया जाता है उनका संवर्धन। ठीक है, एक्वाकल्चर में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेशम यानी कि सिल्क कौन से प्रोटीन से बनाता है? तो सिल्क बनाता है फाइब्रोइन प्रोटीन से। किससे? फिब्रोइन प्रोटीन से बना होता है सिल्क किस प्रोटीन से बना होता है? सिल्क बना होता है फिब्रोइन प्रोटीन से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आलू है, अपन जो आलू खाते हैं ना, आलू वो एक प्रकार का क्या है? तना है। वो आलू जो अपन आलू खाने में काम में लेते हैं वो क्या है? एक तना है। ठीक है, तो आलू एक तना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मसाले दिए हुए हैं और वो है ना किससे उनमें मतलब वो उनमें जो काम में लिया जाने वाला भाग होता है ना वो क्या होता है? ठीक है, जैसे लौंग में अपन है ना क्या काम में लेते हैं? पुष्पकलिका। लौंग में जो मसाला किससे प्राप्त होता है? पुष्पकलिका से। काली मिर्च में किससे प्राप्त होता है? अपरिपक्व शुष्क फल, यानी कि किससे प्राप्त होता है? फल से प्राप्त होता है। काली मिर्च में मसाले किससे प्राप्त होता है? फल से। ठीक है, तो काली मिर्च में फल होता कौन सा है? ड्रूप फ्रूट। कौन सा? ड्रूप, अस्टिल फल। धनिया में किससे प्राप्त होता है? धनिया में भी मसाला प्राप्त होता है फल से। धनिया में फल होता है क्रीमोकार्प फल। कौन सा फल? क्रीमोकार्प। ठीक है, सौंफ में किससे प्राप्त होता है? सौंफ में भी फल से प्राप्त होता है। ठीक है, तो एक बार वापस देखते हैं कि अपन लौंग में मसाला होता है पुष्पकलिका से प्राप्त, काली मिर्च में फल से प्राप्त, धनिया में भी फल से प्राप्त होता है, सौंफ में भी फल से प्राप्त होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है वह पेड़ जिसके पत्तों का उपयोग मेहंदी के रूप में किया जाता है। तो वह पेड़ कौन सा है जिसके पत्तों का उपयोग मेहंदी के रूप में किया जाता है? वह पेड़ है लासोनिया। कौन सा पेड़ है? लासोनिया पेड़ का उपयोग के पत्तों का उपयोग किसके रूप में? मेहंदी के रूप में किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है खरपतवार नाशी है। इनमें से बहुत 3-4 ऑप्शन थे, उनमें से खरपतवार नाशी कौन सा है? मतलब खरपतवार नाशी मतलब जो खरपतवार को नष्ट करता है। और खरपतवार क्या होते हैं? ऐसे अवांछित पादप जो कि बीच बीच में उग जाते हैं, फसल उगाते हैं। तो अपन को पता है कि कुछ अवांछित पादप उग जाते हैं, तो उनको क्या कहा जाता है? खरपतवार। और इस खरपतवार को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? 2,4-D डाइक्लोरोफिनोक्सो एसिटिक एसिड। क्या है? 2,4-D एक प्रकार का क्या है? खरपतवार नाशी। और ये 2,4-D क्या है? एक प्रकार का कृत्रिम ऑक्सीजन है। क्या है? 2,4-D एक कृत्रिम ऑक्सीजन। तो खरपतवार नाशी कौन है? 2,4-D है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्टिनोमाइसिन एंटीबायोटिक किससे प्राप्त होती है? तो एक्टिनोमाइसिन एंटीबायोटिक प्राप्त होती है फंजाई से। किससे? फंजाई से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए नाइफ यानी डीएनए चाकू या कह सकते हैं डीएनए सीजर यानी डीएनए कैंची, डीएनए चाकू, डीएनए कैंची, ये सब किससे कहा जाता है? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम को। किसको? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम को।
क्यों? क्योंकि ये डीएनए को कट करता है, इसीलिए इसे डीएनए नाइफ, डीएनए सीजर ये कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काइमेरिक डीएनए है। तो काइमेरिक डीएनए क्या होता है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए यानी कि पुनर्योजक डीएनए। ऐसा डीएनए जिसमें कि जो बाहरी जीन जोड़ दिया जाता है ना, तो वो क्या कहलाता है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। उसको क्या कहा जाता है? काइमेरिक डीएनए भी कहा जाता है। तो काइमेरिक डीएनए क्या है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए है। ठीक है। तो बंदर का जो क्लोन बनाया गया था ना, उसका नाम क्या था? एंड्री। बंदर का क्लोन बनाया गया था, उसका नाम था एंड्री। जबकि जो भेड़ का क्लोन बनाया गया था, उसका नाम था डॉली। क्या था? डॉली। डॉली वाला क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, बंदर वाला भी पूछा जाने लगा है। ठीक है। बंदर का क्लोन को क्या था? एंड्री। और भेड़ का जो क्लोन था वो क्या था? डॉली। ओके। भेड़ का क्लोन क्या है? डॉली। और बंदर का क्लोन है एंड्री। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीप। GEEP। जीप क्या है? जीप एक प्रकार का क्या है? ट्रांसजेनिक एनिमल है। क्या है? ट्रांसजेनिक एनिमल। ठीक है। तो ये जीप का निर्माण किससे होता है? शिप यानी कि भेड़ और गॉट। शिप और गॉट के जो जीनोम है ना, इनको मिला करके किसका निर्माण किया है? जीप का। और जीप एक क्या है? ट्रांसजेनिक एनिमल है। शिप और गॉट इन दोनों के जीनोम को मिला करके किसका निर्माण कर दिया गया? जीप का। ठीक है। और ये एक ट्रांसजेनिक एनिमल है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसरो होता है, इसरो का मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसरो का मुख्यालय है बेंगलुरु में। कहाँ है? बेंगलुरु में। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है फसल को हानि पहुँचाने वाले कीट क्या कहलाते हैं? वो कीट कहलाते हैं पेस्ट। फसल को हानि पहुँचाने वाले कीट कहलाते हैं पेस्ट कहलाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कि WWF का जो सिंबल यानी कि WWF का प्रतीक क्या है? वह है पांडा। क्या है? पांडा। WWF का प्रतीक है पांडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रणथंभौर नेशनल पार्क कहाँ है? वो है राजस्थान। राजस्थान के कौन से ज़िले में? सवाई माधोपुर के। कौन से ज़िले में? सवाई माधोपुर। ठीक है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ना लड़का होगा या लड़की, ये किस पे निर्भर करता है? ये किस पे निर्भर करता है? पिता पर। क्योंकि वाय गुणसूत्र है ना किससे आता है? पिता से आता है। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 होती है। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46। 44 तो क्या होते हैं? ऑटोसोम प्लस 2 क्या होते हैं? लिंग गुणसूत्र। ठीक है। तो मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जेनेटिक यूनिट है। तो जेनेटिक यूनिट क्या होती है? जीन होती है। क्या होती है? जीन। नेक्स्ट है कि सेंट्रल डोगमा सिद्धांत किसने दिया था? सेंट्रल डोगमा सिद्धांत दिया था किसने? क्रिक ने। किसने दिया था सेंट्रल डोगमा का सिद्धांत? क्रिक ने। FHC क्रिक। FHC क्रिक ने दिया था। ठीक है। सेंट्रल डोगमा का सिद्धांत। अब हम LDC एग्ज़ाम 2013 का जो एग्ज़ाम था उसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ओके। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन B1 यानी कि थियामिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग है बेरी। कौन सा रोग है? बेरी रोग। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलीय इकोसिस्टम में डीकम्पोजर कौन होते हैं? तो जलीय इकोसिस्टम में डीकम्पोजर यानी कि अपघटक तो हमेशा कौन ही होते हैं? बैक्टीरिया और फंजाई। बैक्टीरिया और फंजाई क्या होते हैं? अपघटक। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण होता है। तो बच्चे का लिंग निर्धारण किससे होता है? पिता के वाय गुणसूत्र से। किससे होता है? पिता के वाय गुणसूत्र से। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मलेरिया रोग होता है। तो मलेरिया रोग है ना किसके कारण होता है? कौन से मच्छर के काटने से होता है? वो होता है मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। ओके। मलेरिया रोग मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टिटनस रोग है ना किसके द्वारा होता है? टिटनस रोग होता है बैक्टीरिया के द्वारा। किसके द्वारा होता है? एक बैक्टीरिया के द्वारा होता है। बैक्टीरिया जनित रोग है। नेक्स्ट है कि मेंडल ने कौन से पौधे पर अध्ययन किया था? तो मेंडल ने अध्ययन किया था मटर पर, पाइसम सैटाइवम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोटीन सिंथेसिस में योगदान देते हैं। तो प्रोटीन सिंथेसिस में किस किस का योगदान होता है? राइबोसोम का, mRNA का, tRNA का, इन सभी का योगदान होता है प्रोटीन सिंथेसिस में। राइबोसोम तो क्या करता है? प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। mRNA के अनुसार प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। जो mRNA में
कोडोन का सीक्वेंस होता है उसी के अनुसार अमीनो अम्ल आते हैं, और टीआरएनए क्या करता है, टीआरएनए उन अमीनो अम्लों को लाने का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनिवर्सल एक्सेप्टर ब्लड ग्रुप, सार्वत्रिक ग्राही ब्लड ग्रुप कौन सा है, तो सार्वत्रिक ग्राही है ए बी ब्लड ग्रुप। कौन सा ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप क्या होता है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर ब्लड ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें अपन को ट्रू या फॉल्स बताना है। फर्स्ट है कि समुद्र में बायोमास के पिरामिड सदैव उल्टे होते हैं। तो बायोमास के पिरामिड जो होते हैं ना समुद्र इकोसिस्टम में हमेशा क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। क्यों, क्योंकि सबसे पहले क्या होता है, फाइटोप्लैंक्टन उनका बायोमास बहुत कम होता है, फिर जू प्लैंक्टन उसका थोड़ा ज़्यादा, फिर फिश उनका ज़्यादा, फिर लार्ज फिश उनका बायोमास बहुत ज़्यादा होता है। तो समुद्र इकोसिस्टम में जो बायोमास के पिरामिड होते हैं वो हमेशा उल्टे होते हैं, ये बात सही है बिल्कुल। ठीक है, ऊर्जा के पिरामिड हमेशा क्या होते हैं, सीधे अपराइट होते हैं। ऊर्जा के पिरामिड हमेशा सीधे होते हैं, ये बात भी बिल्कुल सही है। ठीक है, ये दोनों बातें सही है। ऊर्जा के पिरामिड सीधे क्यों होते हैं, सबसे लोअर ट्रॉफिक लेवल पर ऊर्जा ज़्यादा होती है, फिर अगले ट्रॉफिक लेवल पर ऊर्जा जाती है, वो सिर्फ कितने परसेंट जाती है, 10%। तो ऊर्जा के पिरामिड एक लेवल से दूसरे लेवल पे ऊर्जा जाती है तब ऊर्जा की मात्रा में कमी आती है, तो इसलिए ऊर्जा के पिरामिड हमेशा सीधे होते हैं, अपराइट होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोल्डन राइस को उत्पन्न किया गया। तो गोल्डन राइस होते हैं ना, क्या होते हैं, विटामिन ए युक्त राइस होते हैं। तो इनका उत्पादन कैसे किया गया, तो ट्रांसजेनिक टेक्निक के द्वारा किया गया। मतलब नॉर्मल राइस में किसका जीन डाल दिया, विटामिन ए उत्पन्न करना, विटामिन ए का जीन डाल दिया गया नॉर्मल राइस में। ठीक है, ट्रांसजेनिक टेक्निक के द्वारा उत्पन्न किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेंडल का स्वतंत्र अपव्यूहन का सिद्धांत किस अनुपात द्वारा सिद्ध होता है। तो किस अनुपात द्वारा सिद्ध होता है, स्वतंत्र अपव्यूहन का जो सिद्धांत था ना वो डाईहाइब्रिड क्रॉस पर निर्भर था, यानी कि द्विसंकर संकरण पर निर्भर था। तो इसमें से द्विसंकर संकरण का अनुपात कौन सा है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये एक संकर संकरण का अनुपात है। द्विसंकर संकरण का अनुपात है 9:3:1। तो मेंडल का स्वतंत्र अपव्यूहन का सिद्धांत किस अनुपात पर निर्भर है, 9:3:1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए और आरएनए में समानता है। तो डीएनए और आरएनए दोनों में समानता क्या है कि दोनों न्यूक्लियोटाइडों के बहुलक होते हैं। डीएनए भी न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है और आरएनए भी न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है। फर्क बस इतना होता है कि डीएनए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है, जबकि आरएनए राइबो न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है। ओके, तो इन दोनों में अंतर क्या क्या है वो देखते हैं अब। तो दोनों में पिरिमिडिन है ना अलग अलग होते हैं। अपन को पता है एक तो होता है प्यूरिन और दूसरा होता है पिरिमिडिन। प्यूरिन होता है एडिनिन और ग्वानिन। प्यूरिन क्या होता है, एडिनिन और ग्वानिन। ठीक है, जबकि पिरिमिडिन, डीएनए में कौन से पिरिमिडिन होते हैं, साइटोसिन और थायमिन। जबकि आरएनए में कौन से पिरिमिडिन होते हैं, साइटोसिन और यूरेसिल। आरएनए में थायमिन नहीं पाया जाता, थायमिन के स्थान पे क्या पाया जाता है, आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दोनों में शुगर भी डिफरेंट होती है। डीएनए में शुगर होती है डीऑक्सीराइबोस शुगर और आरएनए में शुगर होती है राइबोस शुगर। तो ये फर्क है डीएनए और आरएनए में। ठीक है, अपन से समानता पूछी थी तो समानता अपन ने बता दी थी कि दोनों न्यूक्लियोटाइडों के बहुलक है। डीएनए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है और आरएनए राइबो न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है। कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरएच फैक्टर की खोज किसने की थी। आरएच फैक्टर की खोज की थी लैंडस्टीनर और विनर ने की थी। किसने की थी, लैंडस्टीनर और विनर ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वसा घुलनशील जो विटामिन है ना, वसा घुलनशील विटामिन कौन सा है, तो वो है ADE जबकि जल में घुलनशील विटामिन होता है, जल में घुलनशील विटामिन होते हैं बाकी ADE इनको छोड़ कर के बाकी सारे जो विटामिन होते हैं ना वो किस में होते हैं, जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। ठीक है, और ADE ये क्या है, वसा में घुलनशील विटामिन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बेस्ट किस्म का मोती किससे प्राप्त होता है, मतलब सबसे अधिक उन्नत किस्म का मोती किससे प्राप्त होता है, वो होता है पिंक टाडा से। किससे प्राप्त होता है, पिंक टाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो मलेरिया की दवा होती है, मलेरिया की दवा कौन सी है, कुनेन। कुनेन किससे प्राप्त होती है, कुनेन प्राप्त होती है सिंकोना पादप की छाल से।
कुनिन किससे प्राप्त होती है? सिंकोना पादप की छाल से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है मलेरिया परजीवी के लाइफ साइकिल है। तो मलेरिया का जो परजीवी होता है ना, उसका जो लाइफ साइकिल है उसमें सबसे पहले क्या बनता है? जाइगोट, फिर क्या बनता है? ऊकीनिट, फिर बनता है oocyst और सबसे लास्ट में स्पोरोजोइट। ठीक है, तो उसके लाइफ साइकिल में क्या क्या बनता है? सबसे पहले जाइगोट, जाइगोट से ऊकीनिट, ऊकीनिट से oocyst, oocyst से स्पोरोजोइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रूट हेयर एराइज फ्रॉम। तो रूट हेयर का निर्माण किससे होता है? तो रूट हेयर यानी कि मूल रोम, रूट हेयर का निर्माण होता है एपिडर्मिस से। किससे होता है? एपिडर्मिस से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसमें गैमेटोफाइट को प्रोथैलस कहा जाता है? तो ऐसे कौन से प्लांट होते हैं जिनके गैमेटोफाइट को क्या कहा जाता है? प्रोथैलस। तो ऐसे होते हैं टेरिडोफाइट होते हैं ना, टेरिडोफाइट के प्लांट को क्या कहा जाता है? प्रोथैलस। टेरिडोफाइट के जो गैमेटोफाइट होता है ना, उसको क्या कहा जाता है? प्रोथैलस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पॉलीएम्ब्रियोनी बहुभ्रूणता, पॉलीएम्ब्रियोनी पाई जाती है। तो पॉलीएम्ब्रियोनी किस में पाई जाती है? तो पॉलीएम्ब्रियोनी पाई जाती है जो सिट्रस होते हैं ना, सिट्रस फैमिली के। सिट्रस में कौन कौन आते हैं? नींबू आ गया, संतरा आ गया। तो जो सिट्रस होते हैं उनमें क्या पाई जाती है? पॉलीएम्ब्रियोनी यानी कि बहुभ्रूणता पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरी खाद, वो हरी खाद किससे बनाई जाती है? तो हरी खाद बनाने के लिए जो लेग्यूम प्लांट होते हैं ना, मतलब लेग्यूमिनेसी फैमिली के जो प्लांट होते हैं, लेग्यूम प्लांट, उनको जो उनका डीकम्पोजिशन करा के यानी कि उनका अपघटन करा करके हरी खाद प्राप्त की जाती है। लेग्यूम प्लांट का डीकम्पोजिशन करा के हरी खाद प्राप्त होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन्वायरमेंट में आते हैं। तो इन्वायरमेंट के कितने घटक होते हैं? 2 घटक होते हैं, एक तो बायोटिक और दूसरा एबायोटिक। ठीक है, इन्वायरमेंट के कितने घटक होते हैं? 2, बायोटिक एंड एबायोटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नॉर्थ अमेरिका में पाए जाने वाले ग्रासलैंड। तो नॉर्थ अमेरिका में जो ग्रासलैंड पाए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है? पंपास। क्या कहा जाता है? पंपास ग्रासलैंड। कहाँ पाए जाते हैं? नॉर्थ अमेरिका में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पैरेन्काइमेटस सेल जो कि एर्गेस्टिक सब्सटेंस का स्टोर करती है कहलाती है। मतलब ऐसी पैरेन्काइमेटस सेल जो कि एर्गेस्टिक सब्सटेंस यानी कि वेस्ट सब्सटेंस है ना, उसका स्टोर करती है, वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है इडियोब्लास्ट। क्या कहलाती है? इडियोब्लास्ट। ऐसी पैरेन्काइमेटस सेल जो कि एर्गेस्टिक सब्सटेंस का स्टोर करती है वो कहलाती है इडियोब्लास्ट कहलाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रू या फॉल्स बताना है। ठीक है, फर्स्ट है कि जेनेटिक मॉडिफिकेशन क्रॉप को एबायोटिक स्टेज के प्रति टॉलरेंट बनाती है। तो जेनेटिक जब मॉडिफिकेशन हो जाता है ना, तो वो क्रॉप को एबायोटिक स्टेज के प्रति टॉलरेंट बनाती है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। तो मॉडिफिकेशन होने पर जो प्लांट होते हैं ना, वो एबायोटिक जो स्टेज होते हैं उसके प्रति टॉलरेंट बन जाते हैं, मतलब उसके प्रति सहिष्णु बन जाते हैं, उसका सामना कर सकते हैं। ठीक है, ये बात सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि जेनेटिक मॉडिफिकेशन रासायनिक कीटनाशकों पर निर्भरता को कम करता है। ये बात भी बिल्कुल सही है। अगर जेनेटिक मॉडिफिकेशन कर देते हैं ना, तो उनमें प्लांट में कीटों के प्रति प्रतिरोधकता आ जाती है, जिससे ज़्यादा रासायनिक कीटनाशकों के प्रयोग की जरूरत नहीं रहती। उनमें प्लांट में स्वयं ही कीटों के प्रति प्रतिरोधकता उत्पन्न हो जाती है। दूसरी बात भी सही है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है कि जेनेटिक मॉडिफिकेशन पोस्ट हार्वेस्ट लॉस को कम करता है। पोस्ट हार्वेस्ट मतलब हार्वेस्टिंग के बाद जो अनाज प्राप्त होता है ना, उसके लॉस को कम करता है। हाँ, ये बात भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि जेनेटिक मॉडिफिकेशन मिनरल यूजेज की एफिशिएंसी को रिड्यूस करता है। तो जेनेटिक मॉडिफिकेशन होता है ना, जो मिनरल होता है उसके यूज़ की एफिशिएंसी को भी कम करता है। हाँ, ये बात भी बिल्कुल सही है। जेनेटिक मॉडिफिकेशन मिनरल के यूज़ की एफिशिएंसी को कम करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो अपन को ये मैच करने हैं। तो एपीकल्चर मतलब मधुमक्खी पालन होता है। एपीकल्चर का मतलब मधुमक्खी पालन। सेरीकल्चर मतलब रेशम कीट का पालन। ठीक है, एग्रोनॉमी, एग्रोनॉमी का मतलब क्या होता है? कृषि विज्ञान। क्या होता है? एग्रोनॉमी का मतलब कृषि विज्ञान। तो एग्रोनॉमी में क्या करते हैं कि क्रॉप का प्रोडक्शन किया जाता है, फसलों का प्रोडक्शन किया जाता है, और सॉइल का क्या किया जाता है? मैनेजमेंट।
ठीक है। एग्रोनॉमी में क्या किया जाता है, क्रॉप का प्रोडक्शन और सॉइल का मैनेजमेंट किया जाता है। ठीक है, ठीक है। हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर का मतलब क्या होता है, बागवानी। हॉर्टिकल्चर मतलब बागवानी, मतलब गार्डनिंग भी कह सकते हैं। तो इसमें क्या किया जाता है, गार्डन का कल्टीवेशन और मैनेजमेंट, मतलब अपने गार्डन में बहुत सारी चीज़ें उगाना, वही क्या कहलाती है, हॉर्टिकल्चर, मतलब बागवानी। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।